हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और खुश होंगे। जी बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खुश रहने से दिलो दिमाग तरोताज़ा महसूस करता है और हर कार्य में हमारी रुचि बढ़ती है। तो आइए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं एक सुंदर सी कहानी और समझते हैं इसके अंदर कौन सी सीख छुपी है। हमारी कहानी का नाम है बाढ़ का लेन देन। तो क्या है ये बाढ़ का लेन देन? आइए कहानी पढ़ के समझें। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बाढ़ के बाद उपहार स्वरूप हरी भरी फसल मिलने की प्रसन्नता का वर्णन तो किया ही है, साथ ही यह भी बताया है कि हमें बाढ़ से घबराना नहीं चाहिए और हमें विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो आइए कहानी में छिपी सीख को समझें। तो कहानी की शुरुआत यूं हो रही है कि बाढ़ आ रही है। सुकिया ने कहा, किसने कहा? सुकिया। नाम क्या है? सुकिया। सुकिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लगा रहा। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस हो रही है। उमस क्या होती है बच्चों? जब बहुत तेज वर्षा होने वाली होती है तो उससे पहले भयानक सी गर्मी पड़ती है, उसे उमस कहा जाता है। तो उमस हो रही है, हिमालय की तराई में लगातार बिजली चमकती जा रही है, तो बाढ़ तो आएगी ही। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चोर में है उसका यह गांव। 4 महीने तक तो ये टापू ही बना रहता है। टापू किसे कहते हैं? ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो उस गांव में इतनी बाढ़ आया करती थी कि वह 4 महीने तक टापू के रूप में रहता था। विशेषर को अपने बचपन की याद आ गई और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग साहनी। दादा का नाम क्या था? प्रयाग साहनी। तो बूढ़े प्रयाग इसी तरह एक दिन जाल बिछा कर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। और सचमुच ही खेल खेल में उन्होंने विशेषर को क्या कुछ नहीं सिखा दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाता, पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही ना मिले। प्रयाग साहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए। किसने बताए? दादा ने। आइए आगे बढ़े। तो बच्चों, बाढ़ जब अपने ओज पर होती है, ओज यानी कि अपनी तेजी में होती है। कौन? बाढ़। वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चोर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिचास नहीं। जब नाव बीच चोर पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता। स्थिर यानी कि उसको डगमगाने नहीं देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग साहनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, पानी की धार से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए, भंवर जो पानी का घेरा बनता है, पानी के घेरे को भंवर कहा जाता है। तो जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहाँ तक सब कुछ बताया। बाढ़ आ रही है तो आए। प्रयाग साहनी कहा करते थे, बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी? और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार की गुजर चल रही है, क्या उसमें बाढ़ की रेत नहीं है? धैर्यपूर्वक इन स्थितियों का सामना करना। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी से चिकनी, सोने के रंग वाली, ज्यों ही उसमें धान रोपते, देखते ही देखते वे छाती भर बढ़ जाती। छाती भर बढ़ जाना यानी कि ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना। उसके बाद बच्चों, मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? ये बाढ़ नहीं, जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरसता।
लोगों ने अलग से देखा तो 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती, पाड़ती, तोड़ती। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे। जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर पैर रखना भागना बच्चों एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से भागना। तो बाढ़ आ गई थी इसलिए सब भागने लगे। पानी गांव में घुस आया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहेज रहा था, ढेरों को यानी कि ढोरों को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था और कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था। एक को संभालता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। अंत में वे चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया है, दौड़ो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाहर का सारी चीजें भीग गई, भीतर की भीग रही हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी ये झोपड़ी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर पहुंचा वे गांव के नुनुफर पर, यानी कि गांव के अंत में जहां पर पानी अभी तक नहीं पहुंचा था। गांव का यह नुनुफर आज गांव का गोवर्धन बन गया था। गोवर्धन पर्वत याद है ना आपको? श्री कृष्ण ने जब अपने गांव को बचाने के लिए इंद्र के रौद्र रूप से जब उन्होंने भयानक वर्षा कर दी थी, तो उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सर्वनाश से बचाया था। तो आज यह नुनुफर गांव ही गोवर्धन बन गया था। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, ईंधन चारा लेकर लोगों ने इस नुनुफर की शरण ली है। अरे कचरी तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। क्यों झल्लाया वो? कि कचरी तो घर में ही छूट गई। जहां पहले हाहाकार था वहां अब चित्कार है, आर्तनाद है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग साहनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती भी है। दूसरे दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग ही गए। उफ उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गति हो गई। दुर्गति यानी कि बहुत बुरा हाल हो गया गांव का, क्योंकि जब अब बाढ़ आती है तो अपने साथ भयानकता भी लाती है। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। जो ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढू ही ढू मलबा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे? सारे गांव में मायूसी है। सुखिया उदास है, विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी, यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं 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 नहीं, विशेषर इस तरह बैठा बैठता खींचता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे कि बेटा, जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे, यानी कि आदमी जो है अपने कर्म को करता रहे। विशेषर जांगर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा। ये पुट्ठे किस काम के दिन के, यानी कि संकट में काम नहीं आएंगे तो किस काम के। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर के दरवाजे पर जहाँ तहाँ कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी है। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुँचा, मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा। जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी? यानी कि खेती नहीं करेगा तो फिर गुजारा कैसे चलेगा? दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चौर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़। लगता है सारी मछलियों को भी बटोर कर ले गई। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चौर में। विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है। रिलीफ क्या होता है? बाढ़ के बाद जो आपदा प्रबंधन दिया जाता है। तो उसने क्या बोला कि रिलीफ आई है। जो लोगों को वहाँ पर सुरक्षा पहुँचाई जाती है, उनके लिए खाने पीने का सामान दिया जाता है। तो उसने कहा सुखिया ने कि रिलीफ आई है। भूकंप के साल भी आई थी। रिलीफ क्या माने होता है तू समझती है? मैं क्या जानूँ, गांव के कई लोग ले आए हैं। विशेषर ने कहा, रिलीफ माने भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखे मर जाना, भीख मत मांगना।
लोगों को भीख मांगने दे, तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अड़िल अपने काम में जुटा है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हंसुली दे, बंधक रख कर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीद कर धान बो रोप दूं। सुखिया भला कुछ ऊज कर सकती थी, उसने हंसकर हंसुली उतार ली। हंसुली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आई। आंखें छलछला आना यानी कि रोना आ जाना, ये भी एक मुहावरा है। तो उसकी आंखें छलछला आई। यह पहली बार है कि जब उसे बीवी का गहना बंधक रहना मालूम पड़ रहा है। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुक्कोर रानी, फसल आएगी और हंसुली के साथ सूद में कर्ण फूल भी लाएगी, यानी कि तेरी हंसुली तो छुड़ाऊंगा ही, साथ में तेरे कान के भी बनवाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। तो बच्चों, आगे क्या हुआ कि यहाँ से 20 मील तक बीज मिलता था। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुंचा। आज भोर से ही पहले, भोर यानी कि सुबह होने से पहले ही, भोर से ही पहले वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया है। सुखिया तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती है, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में भी पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी जुटी रही, डटी रही। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते। विशेषर खेत रोप रहा था और उसके रोम रोम पुलकित हो उठ रहे थे। पुलकित यानी कि खुश हो रहे थे, यानी कि वो मन ही मन बहुत ही उत्साहित हो रहा था। बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी, यानी कि जो भी नुकसान है वो सब भर जाएगा। क्षति पूर्ति का अर्थ है जो भी नुकसान होना वो सब समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है। जब ये बीज लहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहलाने लगेगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। त्राण यानी कि मुक्ति कैसे मिले। इस प्रलय कांड में लोग फंसे हैं, वो इससे कैसे मुक्त हों। सुखिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है। हम जमीन देखें, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम ध्यानपूर्वक करें। और सचमुच सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में संकट आते हैं, क्योंकि सुख दुख दोनों हमारे हैं। तो हमें संकटों का सामना घबरा कर नहीं, बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी संयमता के साथ करना चाहिए। देखिए, संकट आएंगे और कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बस अपने संयम को बनाए रखें और जीवन में उदासी को ना आने दें। आइए, सुंदर सी कहानी के बाद सुंदर सी प्रश्नावली की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न सबसे पहले, इसमें ये विकल्प से संबंधित प्रश्न है। पहला वाक्य है, बाढ़ आ रही है किसने कहा? विशेषर ने, सुखिया ने, गांव वालों ने। तो ये कहा सुखिया ने। ठीक है, अब इसी तरह दोनों प्रश्न भी आप जो करेंगे इसी के अनुसार करेंगे, सही विकल्प चुनेंगे। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, प्रयाग साहनी कौन थे? तो प्रयाग साहनी विशेषर के दादाजी थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर आप मौखिक रूप से दीजिए। तीसरा प्रश्न है, शब्दोच्चारण करना है, यानी कि शब्दों का सही उच्चारण करें। शब्द है मरम्मत, पुचकार, उपदेश, हलवाहा, आर्तनाद और हरियाली। आते हैं लिखित प्रश्न पर। सही गलत का प्रश्न है। पहला वाक्य है, विशेषर बचपन से ही बाढ़ देखता आया है। तो ये कथन सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। बाकी के वाक्य भी इसी प्रकार करिए और सही गलत का निशान लगाइए। दूसरा, रिक्त स्थान भरिए आप यहाँ पर। पहला, डैश उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। तो बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। तो बच्चों, इसी प्रकार जो है आप बाकी के भी रिक्त स्थान भरिएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम। अब आशय स्पष्ट करना है इसमें आपने। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर गांव टापू लगता है। तो इसमें कहा गया है कि पहले सारा गांव टापू लगता था, यानी कि पूरे गांव में पानी भर जाता था और टापू लगता था। अब इस प्रकार की बाढ़, यानी कि इस बार जो बाढ़ आई है उसने हर घर में पानी भर दिया है। अब ऐसा लगता है हर घर टापू बन गया है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न का भी आशय आप इसी प्रकार खुलकर लिखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पर लेखन कौशल दिखाइए, लिखित उत्तर दीजिए प्रश्नों के। पहला प्रश्न, प्रयाग साहनी ने विशेषण को मछली पकड़ने का गुर किस प्रकार सिखाया? तो प्रयाग साहनी ने विशेषण को मछली पकड़ने का गुर बड़े अनोखे तरीके से सिखाया। वह विशेषण को नाव में बिठाकर बीच धार में ले जाते थे और वहाँ नाव को स्थिर कर देते थे और वहाँ जाल बिठाकर उसे समझाते थे कि किस प्रकार मछली पकड़नी है। तो इसी प्रकार बच्चों आप लिखित उत्तर दीजिए बाकी के भी प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। अब आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली कुंवारी मिट्टी, इन उपवाक्यों में सी के शब्द तुलना के लिए प्रयोग किए गए हैं। मिट्टी की तुलना सी द्वारा न्यूनी से की गई है और दूसरे उपवाक्य में सोने जैसे रंग से के द्वारा तुलना की गई है। इसे उपमा भी कहते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त उपमाएं ढूंढकर लिखिए। कोयला सा, कोयला सा, इसके लिए क्या उपमा आएगी? कोयला सा रंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है बाकी के भी शब्दों के लिए उपमाएं ढूंढिए। हम छठे प्रश्न पर आते हैं। 4 महीने कुछ दिन शब्दों से महीने और दिनों की संख्या का पता चलता है, इसलिए इन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। 20 किलो बीज से बीजों की तोल यानी कि परिमाण का बोध होता है, अतः परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द रेखांकित करके उसके भेद लिखिए। पहला वाक्य, एक एक बोरा चावल सबको दिया जाए। तो एक एक बोरा, तो एक एक बोरा बोला है, तो यहाँ पर बोरे की संख्या नहीं बताई गई है, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार बाकी के भी विशेषणों पर आप रेखांकित कीजिए उन्हें और वहाँ लिखिए। 7वां प्रश्न, किस भी शब्द का बहुवचन बनाते समय उसकी वर्तनी में बदलाव आ जाता है? जैसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है और अंत वाला दीर्घ वर्ण ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे लकड़ी लकड़ियाँ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए, जैसे बिजली का बिजलियाँ, मछली का मछलियाँ। तो इसी प्रकार बाकी शब्दों के भी बहुवचन बनाइए। आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। अब इसमें क्या करेंगे आप? पाठ में गोवर्धन पर्वत का उल्लेख आया है, मालूम कीजिए कि गोवर्धन पर्वत कहाँ है और नुफर की तुलना गोवर्धन से क्यों की गई है। तो चलिए ये कार्य तो आपका है, पता लगाइए गोवर्धन पर्वत आखिर है कहाँ। कहाँ है? यूपी में है ना, तो किस जगह पर है इसका पता लगाइए और नुफर से उसकी तुलना क्यों की गई है, ये बात मैंने पाठ के बीच में भी बताई थी। दूसरा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर एक निबंध लिखिए, अर्थात इस कहानी से आपने क्या सीखा। थोड़ा संक्षिप्त में आप कहानी को लिखेंगे और उसके बाद में उसकी सीख को अवश्य लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे और संकट से कभी नहीं घबराएंगे बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे और उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे। तो बस इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।